आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, ये है आज तक रेडियो का स्पेशल शो कोरोना कवरेज। मेरा नाम है खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ में हम लेकर आते हैं दुनिया भर की कोरोना से जुड़ी अपडेट्स। कहाँ क्या नई स्टडी हुई है, कहाँ कोरोना के मरीज़ घटे हैं, बढ़े हैं, इस बीमारी की रोकथाम के लिए दुनिया के किस कोने में क्या कोशिशें जारी हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो आज बात करेंगे कोरोना वायरस जैसी आने वाली महामारियों से खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। लैंसेट जर्नल की एक रिसर्च है जो इससे निपटने के लिए एक टारगेट दुनिया भर को अपनाने के लिए सुझाव दे रही है। समझेंगे क्या है ये टारगेट और क्या इसे अपनाना होगा आसान। कोरोना की पहली और दूसरी लहर की पीक ने देश को एक दर्दनाक तस्वीर दिखाई, जब हमें बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ा और कितने ही मरीजों ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। अब पीक के मुकाबले नए मामले में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि ये महामारी का अंत नहीं है और दुनिया भर से सामने आ रहे आंकड़े आगे कोरोना की और लहरें देखे जाने का संकेत करते हैं। ऐसे में ये ज़रूरी हो गया है कि कोरोना पाबंदियों में ढील के साथ हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए कि इस महामारी पर काबू पाया जा सके। इसके लिए पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी से लेकर सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है। इस बात से भी बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि कोविड-19 ने हमें सिखाया है कि हम इस महामारी से लेकर पुरानी महामारियों से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। आगे आने वाली ऐसी ही बीमारियों से कैसे लोगों को सुरक्षित रखना है, इसके लिए किस अप्रोच की ज़रूरत होगी, कहाँ कहाँ क्या सुधार करना है, सब हमें बीते महामारियों से सीख सकते हैं। ऐसी ही एक रिसर्च द लैंसेट नाम के जर्नल में पब्लिश हुई है, जिसमें एक ग्लोबल टारगेट दिया गया है, जिसे अगर दुनिया भर में अप्लाई किया जाएगा तो हम आने वाले पैंडेमिक से खुद को सेफ रख सकते हैं। जो टारगेट है वो है 7 दिन का। 717 दिन का नहीं, बल्कि 7 दिन, 1 दिन और 7 दिन का। आइए समझते हैं ये टारगेट क्या कहता है। इसके लिए मैंने बात की नेशनल हेल्थ सर्विस में कार्यरत डॉक्टर अविरल वत्स से। हाँ जी, लैंसेट में जो ये पेपर छपा है, ये इट इज़ मोर ऑफ जैसा हम कहें कि एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट है। इसमें कोई ठोस रिसर्च नहीं है, लेकिन वो जो उन्होंने सजेस्ट किया है, जैसा आपने कहा 717 का जो मॉडल बनाया है, वो किसी भी महामारी को, किसी भी आउटब्रेक को डिटेक्ट करके, आइडेंटिफाई करके, उसको हमने उसको कंफर्म करके, फिर उसको रिपोर्ट करके और उसका जो रिस्पॉन्स है वो इनिशिएट करना, इन स्टेप्स को लेकर उन्होंने टारगेट्स बनाए हैं दिनों के हिसाब से। और जो हमें उस समय में करना है, जो ठोस कदम हमें उठाने हैं, उनका जो एक हम कहें आउटलाइन है वो प्रोवाइड किया है। तो मोटा मोटा कहें तो जो 7 एक साथ हैं वो नंबर ऑफ डेज़ हैं, दिन हैं। 7 दिन में कोई भी नई बीमारी या कोई भी जो बीमारी पहले से भी हो, उसकी जो आउटब्रेक है उसको आइडेंटिफाई करना कि वो शुरू हो गई है, उसको डिटेक्ट करना कि वो शुरू हो गई है, और ये हमें 7 दिन में कंप्लीट करना है। पहले 7 दिन में जैसे ही वो शुरू होती है किसी भी जगह पे। और इसी में जैसे होता है कि मेडिकल केयर और ट्रीटमेंट को एक्सेस भी अवेलेबल हो जाए, और उन्हीं जो पहले 7 दिन हैं उसमें जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको डेफिनेशन जो है अभी क्या चीज़ होती है, ये इसको कैसे हम जान सकते हैं, और उसकी जो एबिलिटी है डिटेक्ट करने की, वो हमारी तैयारी हो जाए। पहले 7 दिन में उसका जो आउटलाइन है वो तैयार हो जाए। और हाँ, जो लेबॉर्ट्री की जो डायग्नोस्टिक कैपेसिटी है कि वो और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो एक ख़ास आउटब्रेक ही है या कोई और बीमारी भी हो सकती है। तो ये जो मुद्दे हैं ये पहले 7 दिन में हम सॉल्व कर सकें। जब ये हमें मालूम चल जाता है कि ये एक ख़ास किस्म की आउटब्रेक शुरू हो रही है, तो 1 दिन का मौका उसमें दिया जाता है कि 1 दिन के अंदर अंदर आप पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ को क्लियरली रिपोर्ट कर दें, उनको मालूम चल जाए कि ये आ रहा है। और जो रिपोर्टिंग के जो स्ट्रक्चर्स हैं कि कैसे लैब से, कैसे क्लिनिकल एरिया से इसकी रिपोर्टिंग होगी पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स को, वो जो सिस्टम्स हैं वो सेटअप हों और वो मतलब इन प्लेस हों और वो शुरू हो जाएं 1 दिन के अंदर अंदर।
और उसके बारे में जो डाटा सिस्टम्स हैं उसकी जो ट्रेनिंग है, रिपोर्टिंग वगैरह की, वो भी शुरू हो जाए एक ही दिन में। और तीसरी चीज़ है कि जो पब्लिक हेल्थ फोर्स की जो वर्क फोर्स है उनके पास अलर्ट्स पहुंच जाए एक ही दिन में कि देखिए ये चीज़ जो है ये हमारी तरफ आ रही है। ऐसा होने के बाद फिर से आगे 7 दिन और हैं एक इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स को शुरू करने के लिए। और उसके भी अलग अलग एक हम कहें कि बहुत ही टेंजिबल, बहुत ही क्वांटिफाइबल पैरामीटर्स जो हैं वो उसमें डिटेल में हमें कर लेने चाहिए। लेकिन उसका मोटा मोटा ये है कि उसके 7 कंपोनेंट्स हैं। 7 दिन में हमें क्या अचीव करना है कि कोई भी पहला कंपोनेंट की एक रिस्पॉन्स जो है वो इनिशिएट हो जाए। ऐसा नहीं है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हेल्थ सेक्टर है, वो हाथ पे हाथ धर के बैठा है, मालूम है कहीं आउटब्रेक हुई लेकिन हम उसके बारे में कुछ कर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्स जो है वो पहले दिन, वो 7 दिनों में से शुरू हो जाना चाहिए। एपिडेमियोलॉजी जो है, जिसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है ऐसी सर्जरीज में, उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, वो शुरू हो जानी चाहिए। लैब्स की जो कंफर्मेशन की जो डिटेल्स हैं कि ये देखिए ये बीमारी जो है, ये वायरस जो है, ये एक्चुअली यही है, उसकी सीक्वेंसिंग ये है और ये उसके चीज़ें हैं और ऐसे हम उसको डिटेक्ट करते हैं। ये जो लेबॉर्ट्री कंफर्मेशन है वो भी उसी कंपोनेंट का हिस्सा है रिस्पॉन्स टीम का। उसका मेडिकल ट्रीटमेंट उस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होना चाहिए, उसकी जो आउटलाइन है, उसकी जो एल्गोरिदम है वो तैयार रहनी चाहिए। और उसके बाद उसके अगेंस्ट हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, काउंटर मेजर्स क्या होंगे, कम्युनिटीज़ के साथ कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, दूसरों को कैसे बताएंगे, और ये सारा जो रिस्पॉन्स है उसको कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे। ये 7 स्टेप्स होंगे। 7 लास्ट वाला जो 7 आया उसमें ये हमें जो ये सिस्टम को है इसमें हमें इन प्लेस करना है। तो ये मोटा मोटा आउटलाइन है 717 का। तो 7 में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, उसकी पुख्ता जानकारी, दूसरा उसकी रिपोर्टिंग करनी राइट अथॉरिटीज़ को, और तीसरा एक पुख्ता इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स जो है वो शुरू हो जाए। और उसको हम क्या कहेंगे वो पुख्ता है, उसके उन्होंने 7 जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं वो बताए हैं। अच्छा डॉक्टर, इससे एक सवाल ये भी मैं पूछना चाहूँगी कि जब कोई आउटब्रेक होता है तो उसे आइडेंटिफाई करने का, नोटिफाई और रिस्पॉन्ड करने का बेसिक तरीका क्या अपनाते हैं कोई भी देश? जी बिल्कुल। जैसे मैं यूके की एग्जांपल दूं तो यहाँ पे एक सिस्टम है ऐसा जिसको कि स्टैंडर्ड्स फॉर मैनेजिंग आउटब्रेक्स इस नाम से वो थोड़ा जाना जाता है। और उसका भी मोटा मोटा यही है कि आउटब्रेक जो होती है उसको पहले रिकग्निशन की जाती है 24 घंटे के अंदर अंदर, और उसकी इमीडिएट रिस्क असेसमेंट होती है कि ये है कि नहीं है, और उसके हम जो आगे के जो स्टेप्स होंगे वो कौन से होंगे। उसके बाद आउटब्रेक डिक्लेरेशन का एक स्टेप होता है कि बताना कि भाई ये जो आउटब्रेक है वो शुरू हो गई है। फिर उसके बाद एक आउटब्रेक कंट्रोल टीम का गठन होता है, वो भी एक स्टेप है। उसमें फिर आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन एंड कंट्रोल का स्टेप है, फिर कम्युनिकेशंस और मैनेजमेंट, और एंड में फिर एंड ऑफ आउटब्रेक का भी एक स्टेप है जो कि एक रिपोर्ट, जैसे मान लीजिए कि 12 हफ्ते के अंदर वो एक फॉर्मल क्लोजर देनी होती है आउटब्रेक को। लेकिन ये छोटी छोटी आउटब्रेक्स जो हैं अलग अलग बीमारियों की होती हैं, उसके चलते ये मैं जो स्टैंडर्ड ऑफ मैनेजिंग आउटब्रेक्स की मैंने बात की, तो ऐसे सिस्टम्स काफ़ी कंट्रीज़ में हैं। लेकिन जो लैंसेट वाली बात है, इसमें इन्होंने बात की है कि वर्ल्ड ओवर हम एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम करें ताकि जो कोविड जैसी जो महामारी है, जैसे इतने बड़े लेवल की, उसको हम कैसे एक स्टैंडर्डाइज तरीके से शुरू में ही उसको डील कर सकें। और उसमें जो प्रोग्रेस हो रही है किसी भी कंट्री की, कम्युनिटी की, छोटी से छोटी जगह की, वो प्रोग्रेस को हम मॉनिटर कर सकते हैं, वो प्रोग्रेस को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, और उसके चलते अकाउंटेबिलिटी बन सकती है। तो उसमें हम क्योंकि अक्सर जो बीमारी ये आउटब्रेक्स होती हैं उसका जब ख़त्म होने के बाद फिर से उसको रेट्रोस्पेक्टिवली एनालाइज किया जाता है कि वो कैसी रही। लेकिन ये जो सेटअप है इसमें ये बताया कि हम इसको ऑन दी गो इसको हम मैनेज कर सकते हैं कि कितने हम पुख्ता तरीके से इसके साथ डील करें। तो ये एक स्टैंडर्डाइज तरीका है। और जैसा मैंने कहा, इंडिया में भी ऐसी जो पद्धति कह लीजिए या जो भी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो होंगे। लेकिन बात यह है कि वो स्टैंडर्डाइज्ड हों और वर्ल्ड ओवर सिमिलर हों। ठीक है, इन्होंने जो टारगेट बोला है अपनाने के लिए, क्या इससे मतलब हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाली ये जो महामारियां हैं वो और भी चैलेंजिंग हो सकती है, या फिर वो डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगा? जी देखिए, 717 डेज़ का जो टारगेट है वो एक लॉजिस्टिकली, जैसा हम कहें कि पॉसिबल है, एम्बिशियस है, पॉसिबल है। लेकिन उसको देखकर हम ये कहना मुश्किल है कि आने वाले जो चैलेंजेस होंगे वो कैसे होंगे। देखिए, साइंस और हेल्थ सिस्टम्स के पास ये हमेशा से एक चैलेंज ही रहा है कि क्या आ रहा है, वी डोंट नो।
तो वो अच्छी बात भी है, वो बुरी बात भी है। अच्छी इस तरह के चैलेंजेस बने रहते हैं और बुरा इस तरह कि उसका क्या असर होगा, जैसे हम पैंडेमिक में देख रहे हैं, वो नहीं मालूम रहता। तो ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि आने वाली महामारियाँ कैसे चैलेंजिंग कितनी हो सकती हैं। वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमने इस महामारी को इससे क्या सीखा और हमने उसके चलते हमने क्या नए सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट किया। साइंस की तरफ से देखें तो ये वाली महामारी भी जो है, इसको रोकने के लिए, थामने के लिए कोई बहुत टेक्नोलॉजी की, बहुत तकड़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं थी। मास्क, 2 मीटर डिस्टेंस और वो सब बातें जो थी, वो बहुत ही हाईली साइंटिफिक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं थी। बात थी उसको इम्प्लीमेंट करने की, बहुत थी उसको पॉलिटिकल डिसीजंस लेने की, पॉलिसी मेकिंग की। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये भी आती हैं कि हम कैसे इन चैलेंजेस को लेते हैं। तो आने वाला चैलेंज कितना भी बड़ा हो, लेकिन हमारी जो तैयारी है, जो हम आज की जो हमारी समझ है, उस तरीके से हम किस तरह से तैयार हैं, हमने पिछले एक्सपीरियंस से क्या सीखा और उसको हम कैसे अगले स्टेप तक लेके जा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है अगले चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए, स्पेशली जो हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस हैं। हालांकि इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है डॉक्टर कि ये ओवर एम्बिशियस टारगेट है। इस टारगेट को आप कैसे देखते हैं? कोरोना वायरस को ऐसे टारगेट से अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया होता तो क्या होता, मतलब क्या किया जा सकता था इस टारगेट से आइडेंटिफाई कोरोना वायरस को? जी, अगेन देखिए, ये 7 दिन हो या 10 दिन हो, ये किसी भी एंगल से हम इसको एज सच डिसाइड नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा आर्बिट्रेरी ज़रूर है, लेकिन इन्होंने जो 717 का जो फॉर्मूला दिया है, वो पुरानी जो एफर्ट्स हैं उस हिसाब से, और जो पुरानी स्टडीज़ हुई, जो एबोला के टाइम की हुई या उसके बाद जो स्टडीज़ हुई कि तकरीबन 280 के करीब 2 स्टडीज़ हुई मेन, जिसमें पहले में 260-70 के करीब आउटब्रेक्स को स्टडी किया गया, जिसमें यही जो डेज थे वो 29 के करीब था। इनिशियल जो डिटेक्शन और रिस्पांस तक का जो था वो 29 दिन के करीब था। फिर उसको जब उसमें टाइम लाइन्स जोड़ दी गई, ऐसी जो जैसे अभी हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं, ऐसे ही स्टेप्स उठाए गए। तो आई थिंक 2014 to 17 के बीच में फिर से जब देखा गया, तो फिर से 280 के करीब जो आउटब्रेक्स थी उनको एनालाइज किया, तो वो जो समय था वो कम होके आया, 8-9 दिन के करीब का आ गया। तो उसके बेस पर इन्होंने फिर 7 दिन पर आ गए हैं कि हम जितनी जल्दी इसको कर सकें वो करें। तो ये डेफिनेटली एम्बिशियस है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है। हमने वैक्सीन की डेवलपमेंट में देखा है कि कितना एम्बिशियस प्रोजेक्ट था 1 साल में वैक्सीन बनाना, लेकिन जब हम उसको सिस्टमेटिकली करते हैं और ध्यान से करते हैं और फंडिंग के साथ करते हैं, तो इम्पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, कोरोना वायरस का भी आप इमेजिन कीजिए, अगर 7 दिन के अंदर अंदर हमने उसको आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट कर दिया हो और हमारी तैयारी जो थी काफ़ी बड़े लेवल की शुरू हो जाती हर देश में, तो कितना बचाव किया जा सकता था, और ये पॉसिबल था। एक बार चाइना ने डिटेक्ट कर ली थी और उन्होंने जीनोम भी सीक्वेंसिंग भी कर ली थी, और वो भी ओपन स्पेस में डाल दिया था, और हमें मालूम भी चल गया था सिम्टम्स क्या हैं, कैसे फैल रही है, कैसे इसको रोका जा सकता है। ये सब हमें पहले 7 दिन ना सही, चाहे पहले 15-20 दिन में भी हमें बहुत डिटेल्स मालूम चल गई थी। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि यही सिस्टम 717 का अगर सारी दुनिया में होता और हम उस एंगल से कि ये कुछ भी हो सकता है, उस एंगल से इस पर एक्ट करते, तो आज हम शायद एक बहुत बेहतर सिचुएशन में होते। लेकिन अभी भी जैसे हमारी डिनाइल है कि कोरोना कुछ है ही नहीं, या हम उसके ऐसे ही बिना पुख्ता स्टेप्स लिए हम उस पर पार कर जाएंगे, ये सब बातें जो हैं ये अभी भी चल रही हैं। तो अगर हमारे पास एक सिस्टम अकाउंटेबिलिटी के साथ, टाइमलाइंस के साथ होगा, और हमारी अप्रोच ये होगी कि ये कुछ भी हो सकता है, तो उस अप्रोच से अगर हमने कोरोना वायरस को लिया होता, तो और ये टारगेट ऐसे होते, तो डेफिनेटली हम इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते थे, और उसका जो काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है उससे भी हम बच सकते थे। तो आई थिंक इट इज़ एम्बिशियस, आपने सही कहा, लेकिन ये बिल्कुल अचीवेबल है। अगर मान लीजिए इसे ग्लोबली अचीव करते हैं तो इसके क्या फ़ायदे होंगे दूसरे देशों के लिए भी और WHO के लिए भी? देखिए, अगर इसको हम ग्लोबली अचीव करते हैं, 717 सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं, तो इसके फ़ायदे जो कंट्रीज़ इसको इम्प्लीमेंट करती है उनके लिए भी बहुत हैं। WHO जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया के साथ कोऑर्डिनेट करती है, उसके लिए भी बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि एक सारता आती है हमारी अप्रोच में, एक स्टैंडर्डाइजेशन होती है,
कि और उसके उसके आगे के स्टेप्स हैं, हमें मालूम भी है कि हमें क्या करना है। जैसे मान लीजिए कुछ नई चीज़ शुरू होती है, कुछ नई बीमारी सामने आ गई है, तो डॉक्टर को ये भी नहीं मालूम कि वो है क्या, कहाँ से शुरू किया जाए। तो ये 717 सिस्टम में हम देख सकते हैं कि इसके टेस्ट हो सकते हैं, इसकी सीक्वेंसिंग हो सकती है, इसको हम रिपोर्ट ऐसे कर सकते हैं, और ये चैनल्स बने हुए हैं जिसके थ्रू हम रिस्पॉन्स शुरू कर सकते हैं, ट्रीटमेंट का डिज़ाइन। तो ऑल दी स्टेप्स जो है ये अगर हर कंट्री में मालूम हो लोगों को, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, तो एक स्टैंडर्डाइज्ड रिस्पॉन्स जो है वो आ सकता है, और उससे बहुत जानें जो हैं वो बचाई जा सकती हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ऑब्वियसली लोकल कंट्रीज़ को होगा जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगी, और साथ ही साथ WHO को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है वो उसमें एक सारता आएगी कि भाई इंडिया ने पहले 7 दिन में ये कर लिया था, या यूके ने जो पहला 7 दिन वाला स्टेप था उसको 15 दिन लग गए, तो उसके कारण ये खामियां हो सकती हैं, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन और क्वांटिफिकेशन है प्रोसेस की, उसका कोऑर्डिनेशन में बहुत बड़ा रोल होता है, और उसके चलते जो अगली स्ट्रेटजीज बननी है वो काफ़ी ठीक तरह से बनाई जा सकती हैं। तो दोनों लोकल कंट्रीज़ के लिए और WHO के लिए इसमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। 717 एक आर्बिट्रेरी है, जैसा हम पहले कह रहे हैं, इसका कोई भी एक मॉडल बना के जो कि अचीवेबल भी हो और इम्प्लीमेंटेबल भी हो और सिंपल भी हो, तो वो डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। कोई इतिहास से एग्जाम्पल जो ये बताते हों कि कैसे महामारियों के टाइम आइडेंटिफाई, नोटिफाई और रिस्पॉन्ड करने में हमने कितना सुधार किया है? जी, जैसा मैंने पहले कहा, बिल्कुल ऐसी एग्जांपल्स हैं। देखिए, महामारी तो हमारे पास अभी 100 साल बाद ये आया है पैंडेमिक, तो उतने बड़े लेवल पर तो नहीं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि WHO सर्वेलेंस चलती रहती है कि आउटब्रेक्स को लेकर। तो एक 2010 में एक स्टडी कंप्लीट की गई थी जिसमें उन्होंने तकरीबन 280 के करीब WHO वेरीफाइड आउटब्रेक्स को देखा, और जाना कि 1996 से लेकर 2009 तक कि जो टाइमलाइंस ऑफ आउटब्रेक स्टार्ट से लेकर तो जो आउटब्रेक की जो डिस्कवरी आप कह लीजिए, उनमें इम्प्रूवमेंट आया था। पहले वो तकरीबन 30 दिन लगते थे उसके आउटब्रेक के जो शुरू होने से डिस्कवरी तक में, और वो कम होकर 14 दिन के करीब हो गया था 2009 तक। उसके बाद ऑब्वियसली उसके लिए काफ़ी जो स्टेप्स थे वो रखे गए, लेकिन ये क्लियर इम्प्रूवमेंट तब देखा गया था 2010 में। और उसके बाद और जो डिलेज थी वो अफ्रीका में ज़्यादा पाई गई थी। और उसके बाद जो एक और स्टडी फिर से की गई जिसमें 2017 और 19 के बीच में फिर से देखा गया तकरीबन 296 के करीब जो सब्सटेंशिएटेड आउटब्रेक्स थी अफ्रीका में ही। और उसमें जो टाइम था डिटेक्शन का कि भाई कितनी दिनों में हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये आउटब्रेक है, तो वो 8 दिन था। और जो उसको फिर नोटिफाई करने का, जो अभी हम 7-1 की बात कर रहे हैं, वो 1 जो था वो उस समय नोटिफाई करने में उनको 3 दिन लग रहे थे। तो ये जो 2 साल थे, इसमें जो टाइम लाइन्स थी वो काफ़ी इम्प्रूव ज़रूर हुई थी, लेकिन फिर भी जो हम नोटिफिकेशन का देखें उसमें 1 साल बढ़ गया था। तो उसमें से फिर जो भी सीखें ली गई वो अभी तक जो हम, इसीलिए जो पैंडेमिक कोरोना का चल रहा है उसमें हमने ये जो चीज़ें हम सीख रहे हैं, उसमें हम इसीलिए ये जान रहे हैं कि 717 का जो मॉडल होगा, और उसमें जो अगला 7 जो है, जिसमें कि हम उसका ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स को लेकर उसके लेबॉर्ट्री कन्फर्मेशन और उसके जो बाकी जो मैंने 7 स्टेप्स का बात करी, वो सब हम पुख्ता तरीके से तैयार कर लेंगे। वो भी अगर उसमें ऐड कर देते हैं, सो दैट इज़ गोइंग टू बी बिग स्टेप फॉरवर्ड, जो अभी तक पूरे तरीके से नहीं किया गया। इसका एक छोटा सा, सॉरी आपने ये पूछा तो नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन इसका एक और क्विकली ऐड कर दूं कि इसकी थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल ये भी है कि ऐसा करने से, ऐसी क्वांटिफाइड पैरामीटर्स बनाने से, जो काफ़ी लोगों का इसमें जो अलग अलग हम कहें टीम्स हैं, जैसे कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो आम पब्लिक है, जो डोनेशन फंडिंग वाली जो लोग हैं, उन सबका बहुत फ़ायदा है इस क्लियर कट प्लान में, क्योंकि उन सबको मालूम है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो उस तरीके से प्लानिंग हो सकती है। ऐसे ही एक HIV एड्स के लिए भी किया गया था, जिसमें 1990 का था उसमें, जिसमें कि ये था कि जितने भी लोगों को HIV हो उसमें से 90% लोग डायग्नोज हो जाने चाहिए। जितने वो 90% लोग जो हैं वो जो डायग्नोज हो गए हैं उनमें से 90% लोगों को जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है जो हमारा डिसाइड किया वो मिलता रहना चाहिए। और
उनमें से जो 90% लोग हैं उनका जो वायरल लोड है उनकी बॉडी में वो अनडिटेक्टेबल लेवल्स पे हमें मेंटेन करना है। अब ये जो 3 मेन स्टेप्स जब हम इनको पूरा कर लेते हैं तो हम बहुत बड़े लेवल पर मौतों को कम कर लेते हैं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इम्प्रूव कर लेते हैं। और ये नंबर्स को देखकर जो डोनेशंस वाले हैं, जो फंडिंग बॉडीज़ हैं, उनको भी क्लियर कट आइडिया होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ कैसे हम उसको अचीव कर रहे हैं। लोगों में भी हौसला रहता है कि देखिए इस तरीके से जाने बचाई सकते। तो ये जो क्वांटिफिकेशन है, यही एम है कि हम 717 जो मॉडल की बात कर रहे हैं उसके थ्रू भी हम अचीव कर सकें। और जैसा मैंने कहा कि कुछ ऐसी पहले की एग्जांपल्स हैं जिसमें ये नंबर्स को हमने इम्प्रूव किया है और उसके चलते जो आउटकम्स हैं वो भी बेटर हुई हैं। जी डॉक्टर, तो अच्छा, अगर इस टारगेट पर दुनिया अमल करना चाहती हो तो किस तरह की तैयारी करनी होगी? जी, ये तो देखिए आपने काफ़ी बड़ा प्रश्न कर लिया कि इसकी हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। सबसे पहली तैयारी तो ये है कि हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये जो एक सिस्टम होगा वो बेनिफिशियल होगा हमारे रिस्पांस के लिए। किसी भी महामारी, किसी भी एक्चुअली छोटी से छोटी आउटब्रेक, अब इवन कोरोना की मान लीजिए नई जगहों पर आउटब्रेक होती है तो उसमें हम 717 का फिर से इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आउटब्रेक के लिए हमें ये एक्सेप्ट करना है कि हम वी नीड अ सिस्टम। क्योंकि अभी तो बहुत देशों ने तो इस डिनाइल में ही हैं कि हमने शायद कोरोना पे काबू भी पा लिया है। तो वो जो माइंडसेट है उसको हमें चेंज करना होगा। ये सबसे बड़ी तैयारी होगी। और साथ में तैयारी होगी कि हमें जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको फोर फ्रंट पर रख के डिसीजन मेकिंग करनी है, ना कि पॉलिटिक्स को आगे रख के करना है। ये यूके में भी पाया गया, अभी भी देखा जा रहा है यूके में थर्ड वेव के चलते कि स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एडवाइस जो है, जो कि डेटा बेस्ड है, उसको थोड़ा नकारा ही जा रहा है मैं कहूँगा। और लेकिन दैट इज़ द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप है कि ये जो सिस्टम्स हैं उसको हमें एकदम पॉलिसी मेकर, टॉप नॉच पॉलिसी मेकर से लेकर, हेल्थ सिस्टम से लेकर, जो फ्रंट लाइन पे पैंडेमिक्स को, आउटब्रेक्स को डील करने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, उन तक इसको पहुंचाना है और उनको रेडी रखना है कि देखिए जैसे ही आपको शक होता है कि कोई अजीब सी बीमारी सामने आ रही है, जैसे हमने देखा था शायद तमिलनाडु में एक नई बीमारी का शक हुआ था, फिर सडन कुछ लोग वहाँ जाके उन्होंने उस पर इन्वेस्टिगेट किया। तो उस तरीके से हम जैसे ही कुछ शक होता है उसको 717 सिस्टम के अंडर हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, सबको बताते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है ये पहले से दे के रखनी है फ्रंट लाइनर्स को। उसमें अगेन वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। इस सब के लिए नेचुरली फंडिंग भी होनी चाहिए, तो सिस्टम्स इन प्लेस होने चाहिए, लेबॉर्ट्रीज़ में कैपेसिटी होनी चाहिए चीज़ों को डिटेक्ट करने की। ऐसा नहीं है कि असम में अगर मान लीजिए शक होता है तो उसको चीज़ों को डिटेक्ट करने की जो सुविधा है वो केरला में जाके ही है और कहीं है नहीं, तब मुश्किलें बढ़ती हैं। और ये 717 जैसी जो टाइमलाइंस हैं वो उसमें बहुत बड़ा डिले है। तो वो एक तैयारी है कि हमें डिसेंट्रलाइज तरीके से रिसोर्सेज को रेडी रखना होता है। हम रिसोर्सेज तब नहीं ढूंढने जाते जब महामारी शुरू हो जाती है, हमें पहले से एक बेसिक लेवल को तैयार रखना है। और उसके बाद बारी आती है कि इस सब की जो कोऑर्डिनेशन है, उसकी जो कमेटीज़ होती हैं, जैसे इंडिया में भी, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि आउटब्रेक मैनेजमेंट का जो प्लान है वो इन प्लेस होना चाहिए और उसको कौन लीड करेगा, कौन सी कमेटीज़ होंगी, वो ऑल दोज थिंग्स नीड टू बी इन प्लेस बिफोर हैंड। तो ये मोटी मोटी तैयारियां हैं और लोगों में भी ये खबर रहनी चाहिए। उनकी जो कॉन्शियस है उसमें ये लगातार जाते रहने चाहिए कि ये चीज़ें हमें होती रहेंगी। 5-5, 10-10 साल बाद छोटे मोटे आउटब्रेक्स होते रहेंगे। कोविड के तो लग रहा है अभी कि चलता रहेगा इसके जो आउटब्रेक्स हैं, तो ये कॉन्शियस लेवल में हमारे पास रेगुलरली आती रहनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए एज अ प्रेपरेशन, जैसा आपने कहा, इस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर अविरल वत्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो जैसा कि डॉक्टर अविरल वत्स ने कहा कि ये टारगेट ज़रूर ओवर एम्बिशियस है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर ये टारगेट ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाएगा तो जो हमने इस कोविड की वजह से झेला, देखा, वो दिन नहीं देखना पड़ेगा। तो फिलहाल आज के कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे इस रविवार कुछ नए टॉपिक और एनालिसिस के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।
ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कितना ज़्यादा रखना।